वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ICAP के, उसके साथ ही फरहान महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कोमल शकील इकोनॉमिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और साथ ही साथ इस वक्त मियां अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पास्ट प्रेसिडेंट हैं FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब, आपने अभी स्पीच सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वेदर जो प्रेसर था वो आपने देखा होगा। मिफ्ता इस्माइल भी थे, हसन इकबाल भी थे, आयशा गौस पाशा भी थी और खुर्रम दस्तगीर खान भी थे। और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पेश किया जा रहा था पिछली हुकूमत की, पिछले साल की, यानी 365 दिन जो साल हैं इनकी कारकर्दगी। तो इकोनॉमिक सर्वे कम और चार्जशीट ज्यादा लगाई थी PTI हुकूमत के खिलाफ। और यह भी कहा गया कि जो इक्तिसादी मुआशी तरक्की के दावे किए गए वो असल में वो नहीं है, चूंकि वो बेस ईयर इफेक्ट भी था। आपका बेस ईयर 2004-05 से तब्दील होकर 2015-16 हुआ, वो उसका एक बेनिफिट था जो सिर्फ आदादो शुमार की हद तक है। तोला साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चार्टशीट को? थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर रीबेसिंग हुई है तो पिछले सालों की रीबेसिंग हुई है, और यानी कि अगर आप देखेंगे 2017 की जो रीबेसिंग के बाद हमने इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से भी हमने आपको पब्लिश करके दिया है, और उन सारी हमने कैलकुलेशन करके दी है कि अगर रीबेसिंग ना होती तो क्या आपकी GDP ग्रोथ और रीबेसिंग होने के बाद क्या GDP, तो वो सारी चीजें हमने आपको दे दी हैं। और इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो ये जो उन्होंने मुझे जो बताई है फिगर, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि वो रीबेस्ड फिगर है साहब। मगर देखा ये जाए कि एक्चुअली क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल क्लियर आपकी बात है कि अगर आप देखेंगे कंट्री की बैलेंस शीट तो बनती नहीं है। टैक्स टू GDP या डेट टू GDP अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको वाजे आपको मिल जाता है कि ये आपने 3 साल के अंदर अगर 20 खरब के अगर आपने डेट एक्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट्स में, तो वो तो आपको इस बात की अक्कासी करता है। अगर इसमें से मैं 4.5 खरब में एक्सचेंज लॉस का भी मैं निकाल देता हूँ, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि हमने अट्रैक्ट किया है, और उसके अगेंस्ट हमें कोई चीज नजर नहीं है। ये बात देखना ये पड़ेगा कि इसको वेट करना पड़ेगा। और अभी तो ये ज्यादा है, अगर हम डिटेल रीडिंग में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी एग्रीकल्चर काफी इंप्रूव हुई है, आपकी घी प्रोडक्शन के अलावा बाकी सारी प्रोडक्शन तो आपकी इंप्रूव हुई है। मेज की प्रोडक्शन आपकी बहुत अच्छी हुई है, कॉटन की प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में इंप्रूव हुई है, शुगर केन की आपकी इंप्रूव, LSM में काफी ग्रोथ है। और जिस तरीके से LSM में और एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, इसी तरीके से कंसिक्वेंटली आपकी सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ है। भाई इमरान, जो सबसे बड़ी बात है जो मेरा ख्याल है आपके नाज़रीन को समझनी चाहिए, जिसकी हम आज तक हम 72 या 75 सालों में अगर हम इस चीज को अगर अकाउंट फॉर नहीं कर सके, आप अगर देखेंगे, मैंने अपने एक रिव्यू के अंदर आप शेयर कर सकते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ भी वो चीज, उस रिव्यू के अंदर मैंने एक चीज दी, एक टेबल हमने 2 बनाए हैं, और वो बड़े इंटरेस्टिंग टेबल्स हैं। हम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारी लोकल इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी की बायोलॉजी, तो कोई मसला नहीं है। इस वक्त दुनिया नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट कर रही है जी। टर्की जहाँ सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, दैट इज 75 पॉइंट, उनकी भी जो आज बेस रेट है वो 14%। श्रीलंका भी नेगेटिव है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पार पे ऑपरेट कर। तो एक तो ये हमें IMF को समझाना पड़ेगा कि देखें, ये अगर हमें भी आप रियल नेगेटिव रेट पे अगर आप हमें ऑपरेट करने दें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट में वाजे करनी आएगी। एवरी सिंगल परसेंटेज पॉइंट इज गिविंग अस a dent of 280 बिलियन, 280 अरब रुपए खसारा 1% पे आपको आ रहा है। 5% अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। दूसरा, आपका जितना बड़ा ये जो आपका पूल है, उसके अंदर मैं अगर देखता हूँ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैं देखता हूँ, जितना आपका जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, आप खुद सोचें 1.4 टन का आपका वीट का प्रोडक्शन आता है पर ईयर, और
अगर मैं देखता हूं इंडिया में वो 4.4 है और वर्ल्ड एवरेज 4.54 पर एकड़ पर टन। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं और अगर मैं डबल भी इवन कर लेता हूं तो मेरे पास इंपोर्ट में मेरे पास अगर आज 26 मिलियन मेट्रिक टन की अगर आज मेरी प्रोडक्शन है और अगर मैं इसकी मैकेनाइजेशन से इम्प्रूव सीड से और इम्प्रूव मेथोलॉजी से अगर मैं करता हूँ ड्रिप फार्मिंग को यूज करता हूँ और अगर मैं इसको 4.4 मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड एवरेज की बात नहीं कर रहा, अगर मैं सिर्फ 1% पॉइंट यानी कि 1 से 2 अगर मैं टर्न कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। इस तरीके से मेज में मैंने काफी चीजें प्रूव की है मगर वहां पर भी मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक और मिसाल देता सर आगे आता हूँ। मैं पहले जरा कोमल शकील की तरफ जाना चाहूंगा। सर मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले कोमल शकील। कोमल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, ये कहा गया कि पिछली हुकूमत ने सीपैक के साथ जो है वो सौतेली माह का सलूक किया। गवादर बंदरगाह जो है वह 4 साल वहां पे जो है वो ड्रैग गई, जिसकी वजह से वहां पे कोई बड़ा जहाज नहीं आ सकता। ML1 के हवाले से बात की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से था, उसके पर भी कोई काम नहीं हुआ। आपकी एक्सपर्टीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से क्या क्लियर पिक्चर है, रियलिटी क्या है, जरा हमें बताइएगा। थैंक यू इमरान फॉर हैविंग मी इन द शो। ये बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि नेशनल काम स्लो डाउन हुआ, वो किस प्रीटेक्स्ट पर हुआ, क्या वजूहत थी, वो सब जानते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो एक ऑफिशियल रीजन भी है कि भी रीइवैल्यूएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, मे बी दे वर नॉट राइटली नेगोशिएटेड। उसमें काफी हद तक आई थिंक कुछ पॉलिटिकल टैक्टिक्स का हाथ है। अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की बात की जाए तो ये एडवाइस नहीं होता कि अब जो भी पास्ट में नेगोशिएशन होगी एटलीस्ट उस काम की मोमेंटम को ना देख दिया जाता। बट नॉनदलेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम काफी तेजी से हो रहा है। गवादर की बात आपने तो बात आपकी उसके रिस्पेक्ट और काम होता गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप खेती की तरफ देखें तो वहाँ पर बहुत तेजी से काम किया गया। इसके पीछे क्या इंसेंटिव्स हैं, पॉलिटिकल क्या वो इशू है, दैट अपार्ट नॉनदलेस दुबई एक्सपो में जो पाकिस्तान लेके गया सारे ऐसी चीज को वहाँ पर प्रमोट किया गया। billions of dollars commitment in investors से ली, तो there are other positives as well देखा जा सकता है। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है या जहाँ तक बात गवादर की और पाकिस्तान की और एक्सपीरियंस की है तो स्ट्रैटेजी भी गवर्नमेंट पर लॉन्च करेगी। ठीक है यानी मिक्स एंड मैच, जिसमें वो पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो भी, उसका भी एक अपना आंसर मौजूद है सारी चीजों में। फरहान आपकी तरफ आते हैं। अब जाहिर इससे पहले भी बात हो रही थी, फिर बात वहां पे रुक गई थी कि इस हुकूमत के लिए $125 पर बैरल और साथ ही साथ 200+ एक्सचेंज रेट डॉलर कितना मुश्किल होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना मुश्किल होगा और कितनी कुर्बानी उनको देना पड़ेगी। ऑयल प्राइसेस $250 दे रही है इस वक्त। देखिए मैम, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना $125 वो क्रूड की प्राइस है। अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस देखूं तो इंटरनेशनली तो $30-40 का स्प्रेड है, वो और ज्यादा हो जाती है क्योंकि इंटरनेशनली प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज्यादा प्रीमियम पे है। तो ये वाली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इस वक्त परेशानी ये है कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो ऑयल जो होता था हमारा सेक्टर या एनर्जी, हमेशा से हुकूमत के लिए आसानी रही है, हमेशा उस पर टैक्स वहां से कलेक्ट होता था जब भी प्राइसेस बढ़ती थी, फिर भी ये लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफा क्योंकि रिकॉर्ड इंक्रीज आ गया है तो हुकूमत को परेशानी बहुत होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि नॉन टैक्स का भी इन्होंने टारगेट तो रखा है 1.5 ट्रिलियन वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो उसको बरकरार कर सकेगा क्योंकि पेट्रोलियम लेवी तो मुश्किल है। अगर उस पर ये कुछ लगाते हैं तो ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी कॉस्ट पास ऑन नहीं हो रही, इंटरनेशनली और बढ़ रही है प्राइसेस, तो पेट्रोलियम लेवी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुकूमत को परेशानी है सब्सिडी के हवाले से और पेट्रोलियम लेवी, स्पेशली ऑयल सेक्टर के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये है कि प्राइसेस एक तरफ ये प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ वही एक्सटर्नल का प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ से हुकूमत जो है ना वो अभी परेशान है। मेरे ख्याल में
नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कल तक इंतजार करें, कल कोई बेहतर चीज जो है वो देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। तुला साहब, कितना मुश्किल होगा, फिस्कल स्पेस इस वक्त है कहाँ हुकूमत के पास? आप फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग में इस वक्त हम हैं, कितना मुश्किल होगा बजट बनाना? दूसरा ये कि क्या जीएसटी के हवाले से इसको बढ़ाया जा सकता है, आवाम के ऊपर महंगाई का मजीद तूफान आ सकता है? और एक चीज जो बारहा मुझसे भी काफी लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे कि जनाब 1 लाख तक अगर जिसकी तनख्वाह है तो 30,000 रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि कितना ये रियलिटी हो सकती है इन चीजों में? देखिए, आपको पता है ये बजट के डॉक्यूमेंट की स्पेशली जो फाइनेंस बिल होता है इसकी बड़ी सेंसिटिविटी होती है और ये बड़ा क्लोज डोर होता है और ये कल ही पता चलेगा जब फेडरल कैबिनेट अप्रूव करेगी और उसके बाद ये अनाउंस होगा असेंबली के, उसके बाद तो उसी पे हम कोई कमेंट कर सकते हैं। बट अगर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई आउट ऑफ बॉक्स अगर वो ला रहे हैं तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो होगा। बट मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कहा, ऐसा ना हो मुझे कहीं कोट कर, मैं सिंपल उन्होंने कहा कि कल तक इंतजार करें, अच्छी चीज आएगी, अच्छी खबरें आएंगी। पहली बात है आउट ऑफ बॉक्स ही हो सकता है, विद इन द बॉक्स तो दे डोंट हैव अ स्पेस। आपने खुद ने कहा अभी तो ये मामला चल रहे हैं, जो मेरी इत्तला है कि IMF ये कह रही है 7,250 का बजट रखे हम अपना टैक्स रेवेन्यूज का और ये कह रहे हैं 7,000। तो इस वक्त जो अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, जैसे अभी मेरे पास भी सवाल है और फरहान ने भी कहा, तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि $125 पे, जैसे कि फरहान ने कहा हमारी तो अरब लाइट पे हम जाएंगे, उसकी 4% ऑफ प्रीमियम चल रही है और मैं ये समझता हूं कि अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा जो मेरी आजिज राय में, बिकॉज के WTI अगर $120 पे आ गया है तो अमेरिका रिसेशन में आ सकता है और अमेरिका विल अट्रैक्ट अ माइल्ड रिसेशन वेरी सून। अगर अमेरिका रिसेशन में आता है और अगर इसको ईज आउट करना है, वहां पर एक इन्फ्लेशन 8% पे वैसे ही है, तो हमें दूसरी तरफ ये काम करना पड़ेगा। हमें फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए 2 काम हमें करने पड़ेंगे। एक, हमें अपने इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को नीचे लाना पड़ेगा। दूसरा, आपको उस पार्लियामेंट से एक लेवरेज लेना पड़ेगा कि आप स्टेट बैंक से बोरोइंग कर सकते हैं थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तीसरा काम आप जो करेंगे वो आपको पैरिटी, देखिए इस वक्त जो अगर ये आप देख रहे हैं ना जो पैरिटी 202 203 की, मैं नहीं समझता हूँ ये रियल पैरिटी। आपका वैसे ही जो रीव है वो 2010 के इंडेक्स पे, आपको उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपको रियल वैल्यू नजर आए। रियल वैल्यू की कैलकुलेशन IMF या मेरा ख्याल है स्टेट बैंक के अलावा किसी के पास नहीं है और इस वक्त जो हमारे पास, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, हमारे पास जो सिमुलेशन है वो ये बताती है कि 175 और 180 है। अब ये 2 फैक्टर्स रहते हैं कि जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर आ गया है। एक तो उसकी बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे वो somehow उन्होंने एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट किए हुए 6-8 महीने के, तो 6 महीने के, सॉरी, वो 6 महीने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी डिस्क्रिपेंसीज काफी आ रही है। तो ये हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, आपने ये जो थोड़े से आपने मेजर्स लिए हैं टू कर्ब द इंपोर्ट, मेरा ख्याल है ये आपको पे ऑफ कर जाएगा। एक और चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो आपका टैक्स, आपका जो NFC अवार्ड है, अगर इसको मैं देखता हूं और पाकिस्तान को डेट फ्री बना, डेट फ्री से मुराद अगर इस साल डेट नहीं लेना, तो शवार्ट्स नल पे अगर मैं जाता हूँ, जिसको हम कहते हैं जीरो बेस बजटिंग, तो मुझे 16,000 अरब का टैक्स कलेक्ट करना है, या तो 7,000 अरब पे हम खड़े हुए हैं कि टकरे मार रहे हैं, तो 16,000 अरब तो हम नहीं करते। तो इसका मतलब है वी हैव टू रीविजिट NFC एज वेल, बिकॉज आपने देखा होगा सूबों का हमेशा सरप्लस बजट आता है और हमारा जो डेफिसिट भी कम होता है ओवरऑल इकोनॉमी में, वो सिर्फ सूबों के सरप्लस की वजह से होता है। अदरवाइज अगर आप देखें बैलेंस आउट करते हैं उसको। कोमल आप ये बताइए कि आपको इन नियर फ्यूचर कुछ ऑयल प्राइसेस में रिलीफ नजर आ रहा है ग्लोबली? अगर बात करें, जैसे थोड़ा साहब कह रहे थे, फिर अगर रिसेशन में आती है, ग्लोबली डिमांड कम होती है, तो हमारे लिए तो बड़ा एक ब्लेसिंग डिस्गाइज होगा। डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट के आगे क्या होगा, बट जो
फैक्टर्स उसकी प्राइसेस की मेरे ख्याल में कम से ज्यादा बढ़ी है, वो तो रिलीफ होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोविड के अब रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन आई थिंक इन द मीडियम टर्म इट माइट नॉट बी दैट इजी। मेरे ख्याल में मीडियम टर्म नहीं आएगा, बिकॉज ये सारे स्ट्रक्चरल चेंज ओवरनाइट आ सकते हैं। बाकी मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। ठीक है, फरहान मैं आपकी तरफ आऊंगा। दो चीजें, एक तो ये ग्लोबल डिमांड की बात की और फिर दूसरा ये कि तोला साहब जो कह रहे हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जरा उसको देखें, आपकी कैलकुलेशन में वो इस वक्त क्या है? देखिए, जो पहले आपका सवाल था वो बिल्कुल है, क्योंकि हमने पहले भी जब देखा था, जब ऑयल प्राइसेस एक पीक आउट की थी 2008-9 में भी, उसके बाद भी एक हमने देखा है कि एक सडन डिप आता है और हमेशा एक आता है उसके बाद। तो ये एक बिल्कुल है कि एक नेचुरली कुछ स्लो डाउन होगा ग्लोबल इकोनॉमी में और ऑयल प्राइसेस जो है वो हो सकती है कि नीचे है। लेकिन ये कहना कि मसला अभी साथ ये होता अगर ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत सारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स की मार्केट होती है। अगर हम वहां किसी एक रीजन में प्रॉब्लम आता है गैस और कोल का, जिसमें गैस रिच यूरोप सारा गैस रिच है, तो अगर एक फ्यूल की कीमत स्टिकी हो जाती है और वो ऊपर रहती है, तो दूसरे फ्यूल्स की प्राइस जो आनी होती है वो उस तरह से नीचे डिक्लाइन नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इस इवन जियोपॉलिटिकल मसले की वजह से हम समझते हैं कि शायद थोड़ा सा ये होगा कि फिलहाल इस साल के एंड तक प्राइसेस जो है वो स्टिकी रहे। हाँ, उसके बाद आगे जाके मेरे ख्याल में जो सेकंड हाफ फिस्कल 23 होगा, वहां पे उम्मीद है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू होगा, ग्लोबल स्लो डाउन होगी और थोड़ा सा चीजें शायद नीचे आए। बाकी दूसरा आपने जो सवाल पूछा, ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल होता है कि नेचुरली इकोनॉमी के अंदर होता है कि जब कहीं स्पेकुलेशन होती है और आप ये देख रहे होते हैं कि आपका इंपोर्ट कवर नीचे आ रहा है, आपकी डेट फॉरेन पेमेंट्स है, तो एक मार्केट में स्पेकुलेशन हो जाती है और कुछ स्पेकुलेशन का एलिमेंट हमने मेरे ख्याल में देखा हमारी पिछले 1-1.5 महीने में स्पेशली वो रहा है काफी, जो करेंसी जो है डीवैल्यू हुई है। मेरे ख्याल में वो नेचुरली वंस वो IMF की डील और सर्टेनिटी आएगी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये हमें करेंसी में बेहतरी नजर आ सकती है। यानी ये कहने का मकसद है कि जितना बर्डन था हुकूमत के ऊपर वो पास ऑन हुआ, आवाम के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर वो बर्डन जो है वो शेयर हुआ, फिर आपका बजट पास होगा, बजट पास होने के बाद आपकी एक अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी क्लियर होगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, IMF के साथ आपका प्रोग्राम हो जाता है, चीजें बेहतरी की जानिब होंगी। और यही चीज जो है मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं। एक ब्रेक की कॉल है और इस दौरान बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा अशफाक तोला साहब का, कोमल शकील और फरहान महमूद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद हमारा पैनल चेंज होगा और मियां अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज न्यूज बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक प्रेसिडेंट मियां अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। टैक्स एक्सपर्ट अजीज निश्तर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां साहब आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले आज जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 6% की जो GDP ग्रोथ बताई गई थी, एक तो ये कहा गया कि ये बेस ईयर इफेक्ट था, फिर दूसरा ये कि आर्टिफिशियल ग्रोथ, एक आप समझ लें कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ, और एक ऐसी ग्रोथ जो माजी में भी हुई और हमेशा हमें 6% की ग्रोथ पे IMF के दरवाजे पे भी जाना पड़ा, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ा और जाहिर के सूरत हाल ऐसी रही कि ये ग्रोथ आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते 5-6% की। क्या कहेंगे पहले तो इस चार्ट शीट पे, क्या कहेंगे जो कि आज नून लीग ने PTI के ऊपर लगाई है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर? नहीं, PTI की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो इतनी बुरी नहीं थी। 6% अगर आपने GDP ग्रोथ ली है तो ठीक ली है। एक्चुअली देखने वाली बात यह है कि इस वक्त दुनिया के हालात क्या हैं। दुनिया के हालात ये हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका ऑयल था 60 पे था वो 120 हो गया,
फॉर एग्जाम्पल आपका जो आरबीडी ऑयल था तो 400 $450 की आइटम थी, वो $2000 पे पहुंच गया। इस तरह आपकी स्टील हो, प्लास्टिक्स हो, हर टाइप की जो चीजें हैं उनकी प्राइसेस डबल या थ्राइस हो गई हैं। तो ये एक एबनॉर्मलिटी आई है पूरा दुनिया में इस वक्त आफ्टर कोविड। एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है और जिसकी वजह से ये आपका जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है और उसी वजह से हमें महसूस होता है कि हमारी इकोनॉमी जो हीटअप हो गई है और वो 6% जीडीपी ग्रोथ को कंज्यूम नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने इस साल जो है वो जीडीपी ग्रोथ भी जो टारगेट पे जो रखा है वो 5% का रखा है। बेसिकली देखिए कुछ चीजें हैं जो माजी में अगर हमने ठीक की होती तो आज हमें इतना प्रॉब्लम ना होता। मसलन फॉर एग्जाम्पल इस मुल्क में अरसा 30 साल से कोई रिसर्च नहीं हुई एग्रीकल्चर में। आज आप मजबूर हो गए, आप अपनी चीजें जो है बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। कहाँ है हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? क्यों नहीं उन्होंने ऐसे अच्छे बीज लाए कि हम आज 30 मन पे और दुनिया जो है वो 70, 80, 900 मन पे है। तो ये हमारे अपने मसाइल हैं। दूसरा ये हम फॉसल फ्यूल पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, सीपैक के अंडर आए हैं वो चीजें, लेकिन दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। हम जो है फॉसल फ्यूल और फर्नेस ऑयल और ये चीजें यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं। कोयले की प्राइस $70-80 नॉर्मल थी, आज $350 जो है उसकी प्राइस है। तो ये वजूहात हैं। मैं नहीं समझता कि पॉलिसी में कोई इतना कोई तजाद था। पॉलिसीज की डायरेक्शन ठीक थी, हालांकि और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो माजी में हमने होमवर्क अब वो तो किया नहीं है, जो किया भी है वो भी इतना टू द पॉइंट नहीं था, जिस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आज ज्यादा है, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट भी आज आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दो चीजें हैं, एक तो खाने पीने की चीजें, उस वहाँ इन्फ्लेशन आपको बहुत ज्यादा जो प्रोजेक्टेड था 8.6 उसके अगेंस्ट वो 14-15% के करीब जो है आपकी इन्फ्लेशन फूड आइटम्स में भी आ रही है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ ये आज भी अगर हम अपना खिदमत दुरुस्त नहीं करेंगे तो अगले साल फिर हम रो रहे होंगे। ठीक है, हमारे जो जरा अक्सर रखते हैं ना आप जो बात कर रहे हैं उसको कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मैं ये समझ रहा हूं कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जिस पैटर्न पे हम सन 2018 में थे 6% की ग्रोथ लेके गए, लेकिन उसके बाद भी पीटीआई को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया था, करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का शेयर क्राइसिस था, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे थे और अल्टीमेटली आप आईएमएफ के पास गए थे। आज अगेन आप 6% की ग्रोथ के साथ आईएमएफ के पास भी गए हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बुरी तरीके से बर्स्ट हो गया। आपका ट्रेड डेफिसिट इस वक्त आपके काबू में नहीं है, डॉलर आपके डिप्लीट हो चुके हैं और रिजर्व्स आपके सामने है। तो ये 6% की ग्रोथ का हम करेंगे क्या जो हमें इतनी चोट पहुंचा रही है? अंजुम निसार साहब फ्रॉम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी अंजुम साहब, मेरी आवाज आ रही है? अंजुम निसार, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नहीं, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही। मैं ये सवाल जरा स्विच करूंगा। अजीज नश्तर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं सुन। तो मैं यही पूछना चाहूंगा, ये 6% की ग्रोथ हम करने तो जाते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। ये ग्रोथ हमारी होती है कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, इंपोर्ट के ऊपर हमारी ग्रोथ होती है, बजाय इसके कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या प्रोडक्टिविटी के ऊपर हो। जी बिल्कुल, आपकी ये जी शॉर्ट एनालिसिस है, बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल प्रॉपर है। मैं इसे यही कहता हूं कि ये एक पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे अपने मुल्क की जो सिचुएशन है और जो नीड्स हैं उसके मुताबिक हमने नहीं किया हुआ, स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये होता है कि बजाय इसके कि जैसे अंजुम साहब ने बहुत राइटली कहा, हमारी जो है वो बड़ी सारी जो है हमारी हो सकती थी कंपैरेटिव, हमारा एक कंपैरेटिव एज हो सकता था, हमारा कंपैरेटिव एज हो सकता है एग्रीकल्चर में, और वही एग्रीकल्चर जो है हम जो हमारे लिए दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए बहुत एक अच्छी सारी चीज हो सकती है, और उसकी वैल्यू एडिशन के साथ और ज्यादा सारा हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट भी ले सकते हैं कि जिसमें जो ये ग्रोथ है ये वाइड स्प्रेड भी हो सकती है। उसके लिए हमें मैं
ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री की तरफ ना जाए, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो उस चीज को जब करेंगे तो आपको वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आगे वैल्यू एडिशन के साथ बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट्स तक भी चली जाएंगी। ठीक। और ये मैं समझता हूँ, और उसी के साथ ये बहुत ज्यादा सारा होगा कि जो इंडिविजुअल स्मॉल एसएमई जो यूनिट्स हैं उन तक इसका फैस पहुंचेगा। अभी हमारी जरा बुनियादी सवाल मैं रखूंगा। अंजुम साहब, आप मुझे सुन पा रहे? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुम निसार साहब। ये मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, जरा प्रोड्यूसर से कहूंगा इस चीज को, मामले को देखें। मियां अंजुम साहब, अब आ जाते हैं जरा इसके ऊपर कि ये जो महंगाई है इतनी कौम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये बजट है, ये हिंसों का गोरख धंधा है, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वो बयान से बाहर है। बिल्कुल आपने वजह कहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में ही महंगाई है और अमेरिका जैसा मुल्क, यूके जैसा मुल्क, मेरे अपने दोस्त बहुत सारे जर्मनी में रहते हैं। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ टर्की गया हुआ था तो वहां जो इन्फ्लेशन थी वो 73% थी। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। अब कुछ चीजें हैं जो अपने अख्तियार में नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो अब उसका तरीकेकार यही है कि हम कुछ सैलरीज कुछ बढ़ाएं, मिनिमम वेज जो है उसको बढ़ाएं, उसको कम से कम 25,000 रुपये किया जाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हर बंदे का जीना, दो वक्त का खाना उसे मिलना चाहिए। है तो ये भी बहुत कम, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम 5,000 रुपये मिनिमम वेज जरूर इंक्रीज होनी चाहिए ताकि आम बंदा भी। तो सर बात ये है ना कि ये पैसे कहाँ से, हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस कहाँ से है? स्टेट बैंक से वो कर्जा ले नहीं सकती, स्टेट बैंक से लेती है जनाब वो नोट छाप के देगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। कमर्शियल बैंकों से लेती है तो गवर्नमेंट का अपना डेट बर्डन बढ़ जाएगा। कैसे हो सकता है? फिस्कल स्पेस भी तो हो। मैं तो कहता हूँ लोगों को 50,000 तनख्वाह मिनिमम। जो देखें, जो रियलिटी है उसको आप रखा नहीं सकते, क्योंकि और चीज में आप नीचे ऊपर कर लें, लेकिन ये कुछ रियलिटीज हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं। इस वक्त जिन क्राइसिस में आप हैं, अब देखें ना, ये 140-50 रुपए का घी था, इस वक्त 550 रुपए या शायद इससे भी ऊपर इसकी प्राइस हो चुकी है। तो आम बंदे को जिंदा रहने के लिए इतना हद तो जरूर दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये है सर कि हमारा पाकिस्तान का जो मसला है, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड साइड का नहीं है, हमारा सप्लाई कंस्ट्रेंट का है। ठीक है ना? हमारे यहाँ अगर आप टमाटर 300 रुपए किलो हो जाते हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तानियों ने सुबह दोपहर शाम रात टमाटर ही खाना शुरू कर दिए और इसकी डिमांड बढ़ गई। ये है सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट, दुनिया भर में जो है वो डिमांड साइड का है। तो ये भी जरा समझूंगा, इस इशू की तरफ आऊंगा। गेस्ट पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।